नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में देखेंगे फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। गोधरा दंगे पर आधारित है फिल्म। अडानी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का संसद में आज भी हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आम लोग जाम से परेशान। पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे आखिरकार झुके यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। कहा बैन हटने के बाद जाएंगे संभल। बीजेपी ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बर्बाद करने में जुटे विपक्षी। और फेंजल चक्रवात के कारण पुदुचेरी और विलुपुरम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर समेत कई जिलों में भी येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद भवन के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म देखेंगे। उनके साथ कई मंत्री और सांसद भी इस फिल्म को देखेंगे। मोदी पहले भी इस फिल्म की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है और विक्रांत मैसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पीएम ने तारीफ करते हुए साफ कहा था कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अच्छी बात है कि ये सच्चाई सामने आ रही है। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष मणिपुर हिंसा, अडानी मामले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के साथ ही मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा था। जबकि लोकसभा में इस सत्र में कोस्टल शिपिंग, बैंकिंग कानूनों और रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन से जुड़े कई विधेयक पेश किए जाने हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में तेल क्षेत्रों के रेगुलेशन और विकास और विमानों के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और बिक्री से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे। लेकिन रोज ही शोर शराबे में कार्रवाई बाधित हो रही है। 25 नवंबर से शुरू हुआ सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। राज्यसभा में सभापति ने आज विपक्ष के रवैये पर फिर से नाराजगी जताई और कहा कि संसद के सुचारू कार्य में बाधा डालने के लिए किसी के नियम को वास्तविकता में बदलने वाला एक जानबूझकर बनाया गया एल्गोरिदम है। Honorable members, you all are undoubtedly cognizant of Murphy's laws, and they indicate anything that can go wrong will go wrong. It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की वजह से पिछले 10 साल में योग पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की पारंपरिक आयुष चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए अब तक करीब 20 देशों के साथ MOU हो चुके हैं। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके दूरदृष्टि से योग जैसे भारत की एक सॉफ्ट पावर थी, वो पूरे दुनिया में उन्हें कई 10 सालों के अंदर पूरे दुनिया में उसको पहुंचा दिया। उसके साथ साथ आयुष भी, आयुष का आयुर्वेदा भी, बाकी जो पैते यूनानी हो, सिद्धा हो, इस तरह के देश में भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। और आज कई बाहर के यूनिवर्सिटी में हमारी चल रही, अपने यूनिवर्सिटी में हमको चेयर दे रहे हैं उनको,
हम दे रहे हैं। कम से कम 15-20 जो कंट्रीज है उनके साथ हमारे MOU हो गए हैं कि अपनी जो पद्धति है उनके देश में चलाने के लिए उन्होंने माना है। तो आयुष और इसका विकास आज देश में भी हुआ है, आज प्रदेश में भी लोगों की मांग है। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। श्रीपद नाइक ने कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान आयुष क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ है और आज इस क्षेत्र का मार्केट बढ़कर $43 बिलियन से अधिक हो गया है। आयुष क्षेत्र का बाजार वर्ष 2014 में 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज 2023 तक 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। निर्यात वर्ष 2014 में 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए MSME और आयुष स्टार्टअप को समर्थन मिल रहा है। गुणवत्ता और मानक सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए AOGUSY और आयुष सुरक्षा जैसे सुदृढ़ नियम हमने लिए हैं, आगे किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली आने वाले रास्तों पर भारी जाम लग गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली आने को देखते हुए दिल्ली नोएडा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। सुबह से DND फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर पर भी यातायात बाधित हुआ है। किसानों के ऐलान के बाद पुलिस ने कई रूट को डायवर्ट किया और चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी नजर आई। लोगों को सुबह से ही भीषण जाम का सामना करना पड़ा। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस सतर्क है। दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। 5000 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। 1000 के आसपास PSC के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, TG स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई है। हमें कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। आखिरकार यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को संभल जाने का फैसला बदलना पड़ा। सवाल यही था कि जब संभल में पुलिस प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगाया है तो फिर वो आज क्यों जाना चाहते थे। बहरहाल काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्हें फैसला बदलना पड़ा। दरअसल जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पहले ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद अब कांग्रेस ने एंट्री पर बैन हटने के बाद संभल जाने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके DCP हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे या अवगत कराएंगे, हम जाएंगे।
संभल हिंसा मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों द्वारा राजनीति नहीं करने की उन्हें सलाह दी है। संभल मामले को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता शांति स्थापित करने को लेकर के है। माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। कल न्यायिक आयोग ने भ्रमण किया है। अपनी रिपोर्ट में वो जो भी कहेंगे हम निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देगी सरकार। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज इस मामले में अपना बयान दिया और कहा कि सपा और कांग्रेस ने समाज को कमजोर बनाने का काम किया है। समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बन करके सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के दो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। और अब बात करेंगे फेंजल तूफान की। फेंजल चक्रवात के कारण पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पुदुचेरी और विलुपुरम जिलों के कई इलाकों में लगातार बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खासतौर पर विलुपुरम में सभी जलाशय भर गए हैं। इसके अलावा विदुर बांध से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से शंकर पारणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। फेंजल का असर कर्नाटक पर भी पड़ा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चामराजनगर, मैसूर, कोडागु, दक्षिण कन्नड़ जिलों, बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर, तुमकुर, रामनगर और मांड्या, हसन, चिकमंगलुरु, उडुपी में बारिश का अनुमान है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। वहीं मैसूर, कोलार और चिकबल्लापुर जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका, कतर, बहरीन, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सेनेगल, इजरायल और इटली के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच सहभागिता पर जोर देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और विश्व के सतत विकास में भारत अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में गठित संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं, जिन्होंने देश के आधारभूत दस्तावेज पर एक स्थायी विरासत की छाप छोड़ी। उनकी भागीदारी ने संविधान में लैंगिक संवेदनशील प्रावधानों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं में से एक थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बराड़ से संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। संविधान सभा के कई विशेष समितियों के सदस्य रहते हुए उन्होंने अनेक संवैधानिक प्रावधानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमृत कौर संविधान सभा की सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और प्रांतीय संविधान समिति की सदस्य थीं। अमृत कौर ने संविधान अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लैंगिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में समान नागरिक संहिता को संविधान में शामिल करने में भी अपना योगदान दिया। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। वो आजाद भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली
पहली महिला थीं। इसके साथ ही वो विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली महिला एशियाई अध्यक्ष भी थीं। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली में एम्स की स्थापना की। वो दिल्ली की लेडी इरविन कॉलेज की संस्थापकों में से एक थी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका, कतर, बहरीन, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सेनेगल, इजराइल और इटली के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच सहभागिता पर जोर देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और विश्व के सतत विकास में भारत अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। Young India is marching rapidly forward with an empowered young population ready to go in with high aspirations, high goals, a commitment for a good future for their families. I'm sure the same is the story across the world. We have to empower our people, empower our youth to grapple with the challenges of tomorrow. And that empowerment will come from education, that empowerment will come from skilling, that empowerment will lead to ease of doing business, will lead to ease of living. Two areas which we in India hold very important for our future. इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने HSBC और KPMG के साथ मिलकर मेक इन इंडिया पर एक अध्ययन का शुभारंभ किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 4 दिसंबर की शाम 4:08 पर अपने PSLV XL रॉकेट से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। ये सैटेलाइट 600 into 60,000 530 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में धरती का चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट लॉन्च का मुख्य मकसद है सूरज के कोरोना का अध्ययन करना और एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च करने की नई तकनीक को प्रदर्शित करना। इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं का अध्ययन कर सकेंगे ताकि ये पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है। इस सैटेलाइट के 2 हिस्से हैं, पहला ऑक्यूलेटर और दूसरा कोरोनाग्राफ। स्पेसक्राफ्ट दोनों का अलग अलग काम होगा लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल पूरे हो गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी। इसी वजह से 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। देखिए DD न्यूज़ की खास रिपोर्ट। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से निकली जहरीली गैस कितनी भयावह रही होगी। ये भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी है। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 40,000 थी। इतना भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब कि रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है जो इस दंश को झेल रही है और पुरानी पीढ़ी में तो गंभीर बीमारियां, किडनी है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो ही रही हैं, पर इसके अलावा जो आज की जो तीसरी पीढ़ी है अब उनमें भी उस तरह के लक्षण जो है आने शुरू हो गए हैं। शारीरिक मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है। वहीं मोदी सरकार के प्रयासों के तहत भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना से जोड़ा जा चुका है। बड़ी संख्या में गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं। जो रह गए हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी जारी है। पहले गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज के लिए भोपाल के गैस राहत अस्पतालों पर ही निर्भर रहना होता था, लेकिन अब वे आयुष्मान योजना के जरिए देश के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं।
जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज, अपना इलाज करा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हादसे के दौरान भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। भोपाल में हुई ये गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी। इसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 4 दिसंबर को ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ऑपरेशनल डेमो के जरिए नौसेना अपने नौसैनिक बेड़े की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इस अवसर से पहले नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के विजन 2047 का अनावरण किया। उन्होंने कहा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नौसेना स्वदेशी हथियारों, तकनीकों और युद्धपोतों के निर्माण पर बल दे रही है। 96 ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years. As far as the nuclear submarines are concerned, of the SSBNs, the first one has had a number of deterrence patrols. Second one is just got commissioned. It is carrying out trials, which included this missile firing. बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। रविवार को आयोजित सीएचओ परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आज की परीक्षा भी रद्द करने का फैसला लिया गया। परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। सीएचओ की नियुक्ति के लिए पटना के 12 केंद्रों में रविवार को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। इसमें गड़बड़ी होने के कई प्रकार के साक्ष्य मिलने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इसी साक्ष्य के आधार पर 4500 पदों पर सीएचओ की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने सीएचओ के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में वीशाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के प्रमुखों, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के आईटी प्रबंधकों, परीक्षा समन्वयकों और आईटी सहायक कर्मचारियों सहित 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और रविवार को आयोजित सीएचओ परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आज की परीक्षा भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्दी की जाएगी। सीएचओ की नियुक्ति के लिए पटना के 12 केंद्रों में रविवार को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। और अभी ये खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पर्यवेक्षक घोषित हो गए हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक घोषित किए हुए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पर्यवेक्षक चुन लिए गए हैं महाराष्ट्र के लिए। देखिए, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अपने विधायक दल के नेता का चुनाव महाराष्ट्र में करने जा रही है और उसके लिए जो पहली प्रक्रिया होती है केंद्र से, जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षकों की तैनाती करता है और वो उनकी मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव होता है। तो विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर जाएंगी। और हम जानते हैं कि जो संभावित बैठक है, यानी कल से पहले ये कहा जा रहा है कि नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा और स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इस बात पर सहमति शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट दे चुका है। जब दिल्ली में बैठक हुई थी तभी ये स्थिति साफ हो गई थी कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे नई सरकार में, और तारीख का भी ऐलान किया जा चुका है 5 दिसंबर को। हम जानते हैं कि मैदान जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये औपचारिक तौर पर इस बात से अभी ऐलान नहीं हुआ है। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा। और अब जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती बीजेपी की तरफ से हो गई है, निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, तब यह स्थिति साफ हो गई है कि अब इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। हम जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया है, उनका नाम बहुत चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि वो संभावित एक तरह से उम्मीदवार है, दावेदार है विधायक दल के नेता के, और उनको लेकर एक बीजेपी के अंदर एक सहमति है। लेकिन हमने देखा है कि कई बार चर्चा में जो नाम नहीं होते हैं उनमें से भी कोई नाम उभर कर सामने आता है। तो अंतिम वक्त तक इंतजार करना होगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा बीजेपी का, यानी कौन अगला मुख्यमंत्री होगा जो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निश्चित तौर पर अब जो बड़ी खबर है, बीजेपी ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। विधायक दल की जो बैठक होगी इसमें दोनों एक केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और उनके मौजूदगी में नए नेता का चुनाव होगा, यानी विधायक दल का जो नवनिर्वाचित विधायक दल है उसके नेता का चुनाव किया जाएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं है। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।